गाइस बैंक निफ्टी आज के दिन हमें 1000 पॉइंट से भी ज्यादा फॉल करता हुआ नजर आया और निफ्टी 50 कहीं ना कहीं 500 पॉइंट से भी ज्यादा फॉल करता हुआ नजर आया आज एक्सपायरी डे पे थर्सडे को। अब यहाँ पे कल होने वाला है फ्राइडे, जहां पे हमारी वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है। तो किस तरह से हमारी वीकली क्लोजिंग हो सकती है, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट के लिए। किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है दोनों इंडेक्सेस में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कैसे हम ट्रैप से बचते हुए कल के दिन एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मेरा किस तरह से प्लान बन रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट को चेकआउट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर से चैनल चलता हुआ आ रहा है, जिसके आसपास 4 बार हमने रेजिस्टेंस ले लिया है और यहाँ पे नीचे मल्टीपल टाइम हमने 8-10 बार सपोर्ट ले लिया है। और इनफैक्ट इस चैनल को हम जब से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जब इस कैंडल पे हम खड़े हुए थे, ग्रीन कैंडल पे, ये सब दोनों रेड कैंडल जो बनी हुई है ये भी बनी हुई नहीं थी यहाँ पे। तभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि यहाँ पे मार्केट ऐसा यहाँ से कंटिन्यू लोअर साइड से चलते चलते ऊपर की साइड पे आया है, तो इसी फ्लो में मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, पर उसके बाद हमें करेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है। क्योंकि लोअर पार्ट से चलते चलते जब हम हायर साइड पे जाते हैं तो इसी फ्लो में मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर सकता है, और अगर ब्रेकआउट करता भी है तो वो ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस वजह से मार्केट एक्जैक्टली उस पर रेजिस्टेंस लेके अभी सेलिंग में आता हुआ नजर आया है। जब यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी बनी थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि इस तरह से जब एक ग्रेव स्टोन डोजी बनती है, इसके लो के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करते हैं तो काफी अच्छा सेलिंग हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कल का दिन होने वाला है फ्राइडे का, फ्राइडे को आएगी वीकली क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में यहीं कहीं पे क्लोज कर देता है तो फिर हमारे मार्केट के लिए काफी ज्यादा वीक हो जाएगा, जहां पे अगर मार्केट फिर आने वाले टाइम में इसको ब्रेक डाउन करता है नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, जैसे यहाँ से टॉप से वापस से हम सेलिंग में आते आते यहाँ तक आ चुके होंगे, तो इसी फ्लो में अगर इसको ब्रेक डाउन वगैरह करता है तब तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए नहीं है। ज्यादा अच्छा वो है कि नेक्स्ट वीक फिर यहाँ पे रुक के अगर इसको ब्रेक डाउन वगैरह करता है तो हमें काफी अच्छा फिर सेलिंग देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। और एटलीस्ट जितना चैनल की हमें लेंथ देखने को मिल रही है, इतना टारगेट फिर हम यहाँ पे नीचे की साइड में प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। वहीं पे दूसरा केस कैसा हो सकता है कि फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की साइड पे आके क्लोज कर दे, ये कैंडल थोड़ा सा नीचे की साइड पे विक दिखाते हुए क्लोज कर दे। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं, पहले यहाँ से हम गैप डाउन खुले थे, यहीं से वापस से सेलिंग में गए थे और इसी को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर निकला था। तो इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से जैसे मार्केट अगर संभल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके क्लोज कर देता है, तब फिर कहीं ना कहीं वो डाइसी क्लोजिंग हो जाएगी। पर आने वाले टाइम में अगर मार्केट जैसे धीरे धीरे करता हुआ वापस से ऊपर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। उसमें भी कैसा होगा कि इमीडिएटली नेक्स्ट वीक तो हमें कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा, पर मार्केट थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, पर आने वाले टाइम में जब ब्रेकआउट करता है तो हमें ज्यादा अच्छा मूव देखने को मिल पाएगा। तो ये दो तरह से हमें क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। किस तरह की क्लोजिंग आती है उसको हम खास फोकस में रखेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है काफी ज्यादा। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेकआउट करते हैं तो जब हम एक्जैक्टली इस ग्रीन कैंडल पे खड़े हुए थे बड़ी सी, तभी मैंने आपसे कहा था और एक दिन पहले भी आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करने से पहले थोड़ा रुक जाता है, फिर ब्रेकआउट करेगा तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है। अगले दिन भी कहा था कि यहाँ पे मार्केट की मर्जी है, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, पर इस टाइप के ब्रेकआउट जो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो ये टाइप के ब्रेकआउट में फर्दर और स्ट्रेंथ नहीं बच पाती है। तो यहीं पे एग्जैक्टली इस कैंडल के टॉप पे खड़े हुए थे, तभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि 50% क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे फर्दर बाइंग करता हुआ चलूंगा, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है। जिनको नहीं याद है उनके लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप प्रेजेंट कर दूंगा। अब आगे के लिए प्लान कैसा है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपसे फ्राइडे को भी कहा था कि अगर मार्केट इंपॉर्टेंट हाई वगैरह के आसपास थोड़ा रुक जाता है, जैसे यहाँ पे पहले हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ था, ये हमारा पूरा एक इंपॉर्टेंट जोन था, इसके आसपास पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर सपोर्ट ले रहे थे, फिर वापस से रेजिस्टेंस ले रहे थे, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुका, थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया तो काफी अच्छा मूव आया। थोड़ा कंसोलिडेट कर लेता, थोड़ा करेक्ट कर लेता, वो फिर उसके बाद ब्रेकआउट होता तो वो हमारे लिए और भी अच्छा रहता। पर मार्केट की मर्जी है, मार्केट ने उसी वे में यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दिया है, तो ऑलरेडी हम काफी अच्छा स्ट्रेच हो चुके हैं। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। अभी अगर हमारे पास कोई बाइंग की पोजीशन है तो उसको अच्छे से हम ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। फ्रेश बाइंग की पोजीशन ज्यादा अग्रेसिव होकर बनाने का भी कोई स्टैंस नहीं है, क्योंकि मार्केट जैसे यहाँ से एक अच्छा मूव करा, होल्ड करा, वापस मूव करा, यहाँ पे फिर होल्ड करा, फिर वापस मूव करा, तो पहले लोग यहाँ से बैठे, फिर लोग यहाँ से बैठे, फिर उसके बाद लोग यहाँ से बैठे, फिर उसके बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार के भी ऊपर निकला, कुछ लोग यहाँ से बैठे, तो काफी अच्छा मार्केट स्ट्रेच ले चुका है, एक वन वे स्ट्रेच जिसको बोलते हैं ले चुका है। तो अगर यहाँ से निकलता है तो मैं बाइंग तो करूंगा, पर उसमें मेरी क्वांटिटी 50% रहने वाली है अगर मुझे फ्रेश बाइंग करनी है तो, क्योंकि जस्ट एक मार्केट ने ऑल टाइम हाई वगैरह को ब्रीच करा है, और कैसे ब्रीच करा है, यहाँ से चलते चलते ब्रीच करा है। तो ये हर जगह न्यूज वगैरह में चलने लग गया है कि इंडियन मार्केट काफी अच्छे चल रहे हैं, बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई बनाना चालू कर दिया, निफ्टी 50 तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में चल रहा था, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर लोगों को हटाने के लिए, डराने के लिए आ सकता है। तो जैसा कि आप में से बहुत लोगों की क्वेरीज बनी हुई थी, इसलिए मैंने आपको क्वेरीज आंसर करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी समझा दिया कि हम पहले से ही बात डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास जा चुके हैं,
और यहाँ पे भी काफी ज्यादा मार्केट स्ट्रेच हो चुका है। तो जब स्ट्रेच हो चुका है तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं जाके तो मार्केट को हल्का होना ही है। जो भी लोग नीचे से बाय करके बैठे हैं वो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुक करेंगी। तो आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि मार्केट इतना ज्यादा फॉल क्यों करता हुआ जा रहा है। तो ये मार्केट का नॉर्मल नेचर है। प्राइस एक्शन वाइज भी अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा मार्केट ओवरबॉट हो चुका था, बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका था, कंटिन्यूअस मोमेंटम में चलता हुआ जा रहा था। उसी के साथ उसको कई सारे एक्सटर्नल रीजन भी मिल गए फॉल करने के, कई सारी बैड न्यूज आती हुई नजर आई। जैसे कुछ दो न्यूज तो हमने कल डिस्कस भी करी थी कि यहाँ पे ग्लोबल वॉर वगैरह का सिनेरियो चल रहा है, ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल पे, तो वो भी एक नेगेटिव न्यूज हो जाती है। उसी के साथ सेबी के रूल्स वगैरह भी आते हुए नजर आए, जिससे कि पब्लिक ना खुश थी, थोड़ा सा उतना ज्यादा उनको खुशी होती हुई नजर नहीं आई थी रूल से। तो वो सारी बातें भी यहाँ पे ऐड होती हुई नजर आई। तो उस वजह से क्या होता है कि मार्केट को मौका मिल जाता है करेक्ट करने का। पर अगर नेचुरल साइकिल आप देखेंगे प्राइस एक्शन की, तो हम पहले से ये बात डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जब ये कोई भी न्यूज नहीं आई थी, सिर्फ प्राइस एक्शन बेसिस पे मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। और एक अच्छा ब्रेकआउट जो होता है, ऑल टाइम हाई वगैरह अगर मार्केट को फ्रेश बनाते हुए जाना था, तो अच्छा ब्रेकआउट वो होता कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे रुकता, टाइम स्पेंड करता, यहीं पे ये लोगों को थोड़ा हल्का कर देता, थोड़ा यहाँ पे रुक जाता, फिर यहाँ से निकलता, तब फ्रेश बायर्स ऐड होते। इस लेवल पे जब हम पहुंच चुके थे इस कैंडल पे, तब मैंने आपको क्लियर कट ये बात कही थी कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। सो इस तरह से आपको समझते हुए चलना होता है कि कहां पे हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, कहां पे नहीं कर सकते। जैसे एक दिन पहले कल जो एनालिसिस हमने डिस्कस करा, उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि यहां से एक सेलिंग हुई है, उसके बाद मार्केट एक पॉज कैंडल बनाएगा। जब ये कैंडल बनी भी नहीं थी तभी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाना जरूरी है, यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग जरूर करेगा, क्योंकि ये पहले का हमारा इस तरह का ब्रेकआउट लेवल था। तो काफी लोगों को लगता है ब्रेकआउट रिटेस्ट करेगा मार्केट, यहाँ पे वो बाय करने लग जाते हैं, स्पेशली रिटेलर्स वगैरह। तो यहाँ पे मार्केट जिगजैग करेगा, ये हमने डिस्कस करा था। और कल के लिए जब हम एनालिसिस कर रहे थे, मैंने आपसे सिंपल सी बात कही थी, यहाँ से एक फॉल हुआ, यहाँ पे पॉज कैंडल बनी, अगर वापस से मार्केट इसके नीचे निकलना चालू करता है तो हमें सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चलना है। जहां पे नेक्स्ट जो हमारा लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, वो इसी जोन के आसपास निकल के आने वाला है। ये मैंने आपसे कहा था, इस जोन के आसपास यहाँ पे हमारे पहले सपोर्ट बने लेते थे हम, इस जोन के आसपास यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा। अब आगे के लिए आप इसी तरह से समझ सकते हैं इसी चार्ट को, कि यहाँ से पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, सपोर्ट ले रहे थे, फिर रेजिस्टेंस ले रहे थे, रेजिस्टेंस ले रहे थे, इस तरह से यहाँ पे हमारा काम चल रहा था। इसको ब्रेकआउट करा तो वन वे मार्केट भगता ही गया, इन सब लेवल्स को ब्रेकआउट कर दिया, ये ऊपर के सारे स्टॉप लॉस वगैरह बेसिकली क्लियर कर दिए। उसके बाद जब मार्केट को लिक्विडिटी की कमी पड़ी तो मार्केट वापस से उसी जोन के आसपास अब आ चुका है। तो ये हमारा डू और डाई वाला एरिया होने वाला है। इसी जोन के आसपास अगर मार्केट संभल जाता है, कल के दिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वगैरह के साथ यहाँ पे क्लोज कर देता है, तब तो मार्केट यहाँ पे ये शो करेगा कि सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा तब तक तो अच्छी बात है। अगर मार्केट यहाँ पे कल के दिन जैसे फ्लैट वगैरह खुलता है, थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर नीचे या डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे निकलता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा कहां पे आ रहा है, जहां से ये बाइंग का मोमेंटम दिखाना हमने चालू किया था, इसी जोन के आसपास यहाँ पे ये नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, जो कि 51,300 से लेकर 51,000 एग्जैक्टली लेवल के आसपास इस जोन में हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो फर्दर अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हम सेलिंग प्लान तो कर सकते हैं, पर उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है, क्योंकि मार्केट एंड में जैसे फ्राइडे होने वाला है, तो फ्राइडे फैक्टर की वजह से क्या होता है, सेकंड हाफ में कभी कभी, जैसे पूरे वीक में जिन लोगों को प्रॉफिट चल रहा होता है, फ्राइडे सेकंड हाफ में कभी कभी वो प्रॉफिट बुक कर देते हैं। तो इस जोन के आसपास आके कहीं पे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आके फिर क्लोज कर सकता है। तो इस जोन को हमें एज ए सपोर्ट की तरह से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट जोन है हमारा, और यहीं पे ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी फिर पास में आने वाली होगी। और ये जोन के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जरूर है मार्केट का। तो ऐसे एरिया में आके अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड वगैरह में अपने एसआईपी वगैरह टॉप अप कर सकते हैं। जो एसआईपी आपकी चल रही है उसको इस महीने थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इस जोन के आसपास, या फिर ईटीएफ्स वगैरह जो होते हैं उनमें आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो डिप्स आते हैं बड़े बड़े, इन्वेस्टमेंट पर्पस से हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। ये बात मैं आपको अभी नहीं कह रहा, पहले भी कई बार जब मार्केट में डिप आए हैं, यहाँ पे हम खड़े हुए थे, तब भी मैंने आपसे ये बात कही थी, यहाँ पे ये बड़े बड़े फॉल हुए थे, उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि ये जो डिप होते हैं ये अपॉर्चुनिटी होते हैं हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां पे हम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। और वो जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं वो 1-2 महीने 4 महीने के लिए नहीं रहते, 4-5 साल एटलीस्ट आपको होल्ड करना हो, तभी आप उस इन्वेस्टमेंट में वहां पे फोकस कर सकते हैं। स्पेशली ईटीएफ्स में और एसआईपी वगैरह जो करते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में, वो हमारे लिए काफी बेस्ट हो जाता है। या फिर अगर आपको स्टॉक्स वगैरह अच्छे से पिक करने आते हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स आप पिक कर सकते हैं लार्ज कैप फंड वगैरह में से, तो वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइप की जो डिप आती है ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम सही लेवल के आसपास अच्छी चीजों को अक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकें इन्वेस्टमेंट वगैरह पर्पस से।
सो जो भी आपके मेन डाउट्स बने हुए थे उसका वापस से मैं आपको एक बार एक लाइन में आंसर कर देता हूं। पहला आंसर तो यही है कि ये एक नॉर्मल करेक्शन है, जिसको पहले से समझ में आता है, जिसको भी टाइम हो चुका है उसको समझ में आ चुका होता है कि यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, स्ट्रेच हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से जैसे टॉप से करेक्शन चालू हुआ, लोगों ने सेल करना चालू करा, तो ये नीचे के लोग जो यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे हैं इनको ऑटोमेटिकली निकलना पड़ेगा जब इनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होंगे या स्टॉप लॉस हिट होंगे। उस वजह से सेलिंग हमें थोड़ा सा पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। स्टॉक्स वगैरह में भी सेलिंग होती है, तो वहां पे अल्टीमेटली इंडेक्स गिरते हुए नजर आते हैं। दूसरा जो आपका डाउट बना हुआ था कि हम यहाँ पे क्या करें, हमारी ये सेलिंग की मान लेते हैं अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। अपनी आपको वेल्थ वगैरह क्रिएट करनी है तो इन्वेस्ट करने का टाइम होता है जब भी इंपॉर्टेंट डिप वगैरह मार्केट में आती है। और ये डिप को बाय करने का भी सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए हैं या आपके पास 1 लाख रुपए हैं, उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, 25-25-25 करके डिवाइड कर लें, इसको भी 25,000 करके डिवाइड कर लें। पहला आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास बाय कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे अगर बाय करेंगे उसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन वगैरह का आ रहा है, बार बार मार्केट यहीं से मूव करता हुआ नजर आया है। बाकी 75,000 अभी भी आपके सेफ हैं। फिर अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और डिप देता है तो रिमेनिंग डिप के बाद जब मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट ले रहा होगा वहां पे हम बाकी के 25,000 डालेंगे। इस तरह से 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हुए चल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या रहता है, जैसे मार्केट मान लेते हैं यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर निकलना चालू कर देता है, तो फिर जब मार्केट फर्स्ट पुल बैक देगा वहां पे आप रिमेनिंग अपने 25,000 फिर वापस से 25,000 इस तरह से डालते हुए चल सकते हैं। ये एक बेस्ट प्रोसेस होता है डिप बाइंग का, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। इसी प्लान को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो आपको मैंने शेयर कर दिया है। काफी लोग आप में से पूछ रहे थे। और इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं, जिसको हम डेली एनालिसिस में डिस्कस करते हैं, उसका सिंपल सा प्लान यही है कि मार्केट काफी ज्यादा अच्छा सेलिंग में आ चुका है। अब यहां से अगर सेलिंग में निकलता भी है तो फर्दर हमें ट्रेल करते हुए चलना और क्वांटिटी थोड़ा कम रखते हुए चलना जरूरी है। फ्रेश सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। फ्रेश सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी जब यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हुआ था, इसको हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे पॉज कैंडल लेके मार्केट निकला था, तब भी फ्रेश सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी, इसको भी मैंने आपसे शेयर किया था। अब यहाँ पे जब मार्केट ऑलरेडी इतना अच्छा गिर चुका है, टॉप से अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे पॉइंट्स का करेक्शन हो चुका है। यहाँ से मैं आपको एक बार चेकआउट कर रहा हूं तो आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट का आसपास का करेक्शन हो चुका है। फिर आप आके यहाँ पे अग्रेसिव होकर सेल करेंगे तो फिर आप वापस से ट्रैप होंगे। इस बात को आपको समझना चाहिए, कहाँ पे आपको फ्रेश सेलिंग करनी है, कहाँ पे नहीं। यहाँ से अगर मार्केट निकलता है नीचे तो मैं सेलिंग तो करूंगा, पर उसमें क्वांटिटी कम रहेगी और ट्रेल करते हुए करूंगा, जिसमें टारगेट मात्र मैं 200-300 पॉइंट के लेके चल रहा हूँ। इससे ज्यादा अगर मिल जाता है ट्रेलिंग करते करते तो अच्छी बात है, अदरवाइज ट्रेल करना मैं स्टार्ट कर दूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह लेके निकल जाऊंगा। और बाइंग का सवाल रहा तो बाइंग के लिए 2 ही केस मैंने जैसा आपसे कहा एडवांस है। अगर आप तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास से जब मार्केट सपोर्ट वगैरह दिखाए फ्राइडे को सेकंड हाफ वगैरह में, तब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रिट्रेसमेंट पर्पस से बाइंग कर सकते हैं, या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जब इस टाइप के प्राइसेशन बनते हैं तब स्ट्रेंथ का साइन हमें दिखेगा। सो एक होती है रिट्रेसमेंट और प्रॉफिट बुकिंग बेस्ड बाइंग, जहां पे अच्छा सेलर्स वगैरह को प्रॉफिट दिख रहा है तो रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट करने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन के आसपास से आके मार्केट जब सेकंड हाफ वगैरह में रिट्रेस कर रहा हो उसमें कर सकते हैं। दूसरी होती है स्ट्रेंथ बेस्ड बाइंग, जहां पे स्ट्रेंथ हमें कब देखने को मिलेगी, जब मार्केट कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइसेशन दिखाता है तब। और बाइंग में भी दूसरा केस कौन सा था कि जो अगर आप बिगिनर है तो अभी आपको आराम से अवॉइड करते हुए चलना है जब तक चार्ट वापस से स्ट्रेंथ में नहीं आ जाता है। काफी डिटेल में मैंने आपको अपना ब्रॉड माइंडसेट समझा दिया है और आपके डाउट्स के भी आंसर कर दिए हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। यहाँ पे 570 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, 259 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, यहाँ पे 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके आसपास एक्जैक्टली अभी हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। 671 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा हो सकता है और उसके नीचे 313 के आसपास से लेकर ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह भी आएगी तो 51,000 एक्जैक्टली 51,313 से लेकर यहाँ पे ये पूरा हमारा इंपॉर्टेंट जोन आने वाला है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉड टाइम फ्रेम वगैरह। पीछे का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस अकॉर्डिंग जैसा आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ये पूरा एक बेस बनाया था स्ट्रॉन्ग, तो इतना बड़ा ये पूरा हमारा बेस था यहाँ पे, तो ये पूरा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया होने वाला है। और उसी के साथ वो ट्रेंड लाइन जो हमने डिस्कस करी वीकली टाइम फ्रेम पे वो भी उसी जोन के आसपास आती हुई नजर आ रही है। अब कल हम कैसे प्लान रख सकते हैं, सबसे पहले मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है, ये मार्केट करेगा, इसके लिए हमें प्लान रखते हुए नहीं चलना है। तो मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है तो वहां पे हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है। और स्पेशली जो यहाँ पे ये सेलर्स वगैरह आए इनको कुछ को तो मार्केट ने हटा दिया है जो 52,000 के ब्रेकडाउन वगैरह के साथ आए। इसके ऊपर वाले सेलर्स वगैरह को तो काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा, और उसके ऊपर की तो अभी बात ही छोड़ देते हैं, उनको तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा। जो लोग बैठे होंगे जिनको निकलना होगा वो यहाँ पे गैप डाउन खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आई है इसमें निकल गए होंगे।
तो ये जो ऊपर के सेलर्स वगैरह हैं इनको काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, इनको टारगेट करने का हमें कोई भी प्लान नहीं करना है। यहाँ पे ये जो नीचे के सेलर्स हैं थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स अभी और होंगे जिन जो आसपास देखने को मिल रहे हैं 52,000 के ऊपर जिनका स्टॉप लॉस पड़ा होगा। तो जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है, अगर ऊपर आ रहा है तो ये चीज के लिए हम प्लान नहीं करेंगे कि ऊपर आ रहा है तो वापस सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, नहीं, हमें यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग के लिए प्लान करते हुए चलना होगा। या फिर जैसे मार्केट गैप डाउन खुल के डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा हम सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं, पर अल्टीमेटली उसमें क्वांटिटी मेरी 25% रहेगी और टारगेट हमें एकदम छोटे प्लान करते हुए चलना है, उसमें अच्छे से ट्रेल करते हुए। क्योंकि जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग हुई, गैप डाउन खुल के कंटिन्यू सेलिंग हो रही होगी, तो वहां पे कितना लंबा और सेलिंग जाएगी वो हम प्रेडिक्ट करते हुए नहीं चल सकते। उसमें ऐसा है कि इन्वेस्टर जहां तक एग्जिट करते रहेंगे वहां तक हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। फ्लैट का केस ऐसा रहेगा, अगर मार्केट हल्का फुल्का फ्लैट यहाँ पे खुल जाता है तो पहले हमें थोड़ा सा ऊपर मार्केट हो सकता है ब्रेकआउट वगैरह करता हुआ नजर आए, क्योंकि एक्जैक्टली मार्केट ने ये 52,000 का रेजिस्टेंस ले रखा है यहाँ पे। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे इसके ऊपर जब निकलेगा तब वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, तो मार्केट उनको डराने के लिए, भगाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह कर सकता है, फिर वापस से अल्टीमेटली पूरा दिन हमें थोड़ा सा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कैंडल के बीच में हम आ चुके होंगे। अब सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप खुलते ही सबसे पहली बात तो हम एक बड़ी सी कैंडल के बीच में आ चुके होंगे, जिसमें नीचे से यहाँ पे पुट राइट होना चालू हो जाएंगे, ऊपर से कॉल राइटर्स वगैरह ऑलरेडी बैठे होंगे, तो इस बीच में फिर मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है। उसमें भी जैसे मार्केट छोटा मोटा गैप अप वगैरह खुलता है तब तो मेरा उसमें प्लान रहेगा कि मार्केट जैसे इमीडिएटली अगर नीचे जा रहा है तो मैं सेलिंग में प्लान करते हुए चलूंगा। ये जो यहाँ पे एंड में बायर्स वगैरह आए हैं इनको मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, पर अगर ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है तब फिर वहां पे मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेलर्स वगैरह जो बैठे हुए हैं इन पे भी खतरा बढ़ सकता है। तो उस केस में अगर मार्केट जैसे रेजिस्टेंस वगैरह का ब्रेकआउट वगैरह करता है तब तो हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज मार्केट रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास से ये 200-250 वगैरह के आसपास से नीचे आ रहा है तो हम थोड़ा सा छोटा मोटा सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ज्यादा ओवरऑल पूरा दिन हमारे लिए वो अच्छा नहीं रहेगा, पर उसमें हमें छोटा मोटा टारगेट मिल सकता है मॉर्निंग में। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 के एनालिसिस की तरफ बढ़े, आपके लिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी लोग सेंसेक्स और बैंकेक्स में ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स और बैंकेक्स डिसकंटिन्यूड होने वाले हैं। ये बीएसई का सर्कुलर आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो सब्जेक्ट इसका देखने को मिल रहा है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बैंकेक्स एंड सेंसेक्स। कब से डिसकंटिन्यूड होने वाले हैं? वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेंसेक्स विल बी डिसकंटिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम 14 नवंबर, यानी 14 नवंबर से सेंसेक्स डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बैंकेक्स की अगर बात करते हैं तो ये 18 नवंबर से डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। तो जैसा कल मैंने आपको रूल समझाए थे, सेबी के 2 रूल इंपॉर्टेंट समझाए थे, उसमें एक रूल यही था कि वीकली एक्सपायरी वगैरह कम हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सेंसेक्स और बैंकेक्स अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूड हो जाएंगे नवंबर से। तो इस वीडियो में भी हम सेंसेक्स का कोई एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। ऑल्दो जिसको अगर अभी रिसेंटली ट्रेड करनी है, कल के दिन ट्रेड करनी है, वो चाहे तो निफ्टी 50 के एनालिसिस को ही वहां पे चेकआउट कर सकता है। सेम सेंसेक्स का भी वैसा ही एनालिसिस रहता है, उसी को आप फॉलो करते हुए चल सकते हैं। ऑलरेडी आपके डाउट्स कवर करने थे और ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करनी थी, तो वीडियो काफी लंबा होता हुआ जाएगा, तो सेंसेक्स का एनालिसिस हम इसमें कवर नहीं करेंगे। और वैसे भी आगे चल के सेंसेक्स बंद होने वाला है, तो ज्यादा उसमें कोई फोकस करने का वहां पे सेंस नहीं बनता है। और जैसा कि कल काफी लोगों का ये क्वेश्चन भी आया था कि वीकली डेरिवेटिव्स में वहां पे एक्सपायरी कम हो जाएगी, पर मंथली कैसा रहेगा? तो मंथली एज यूजुअल रहेगा। अभी तक मंथली के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता हुआ नजर नहीं आया है। यहाँ पे भी आपको क्लियर कट वीकली देखने को मिल रहा है, तो वीकली सेंसेक्स एक्सपायरी वगैरह खत्म हो जाया करेगी। अब निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेच हो चुका था एक, उसके बाद कंटिन्यूअस मार्केट सेलिंग में बना हुआ है। बीच में एक पॉज कैंडल बनाई थी जहां पे हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट अगर वापस से यहाँ पे नीचे निकलता है तो हम फ्रेश सेलिंग करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे फ्लैश सेलर्स एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। मार्केट गैप डाउन खुला, एक थोड़ा सा ऊपर की साइड पर टिक लगाया और वापस से सेलिंग में जाता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के आसपास के यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इसमें हम यहाँ पे ये प्लान करें कि यहाँ पे अग्रेसिव कोई बहुत बड़ा बाइंग का मूव हम कैप्चर कर लेंगे, उसके लिए हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते। इंट्राडे वगैरह में छोटे मूव रिट्रेसमेंट बेसिस पे प्लान कर लिए, वो एक अलग बात हो जाती है। पर अगर जैसे मार्केट यहां से वापस से नीचे निकल रहा है तो हम सेलिंग में ही कुछ ना कुछ प्लान करते हुए चलेंगे। जो ये बायर्स वगैरह बैठे हैं नीचे के पुराने लॉन्ग टर्म बायर्स वगैरह हैं, वो थोड़ा सा खतरे में आ सकते हैं। कैंडल के बीच में रहते हैं तो वैसे भी थोड़ा सा जिगजैग वॉलेटिलिटी के लिए हमें प्लान करते हुए चलना होगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल हो सकता है। थोड़ा ऊपर गया तो नीचे आ गया, नीचे गया तो ऊपर आ गया, नीचे निकलता है तो वापस से हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। उसमें हमें अच्छे से ट्रेल करना है। सेकंड हाफ वगैरह में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह वापस से मार्केट दिखा सकता है, क्योंकि पूरे वीक से यहाँ पे सेलर्स वगैरह को काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा। थोड़ा बहुत नीचे जाके फिर अगर मार्केट रिवर्सल वगैरह देता है एंड में, तो बाद में हम वो प्लान करते हुए चल सकते हैं। उसलिए हमें अच्छा ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह, ये ट्रेंड लाइंस वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो मार्केट एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। इस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें थोड़ा सा मॉर्निंग में एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला फर्स्ट टिक के साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास मार्केट गैप डाउन खुल रहा था। ये लेवल्स वगैरह भी हमने डिस्कस करे थे। तो यहाँ से मार्केट ने एक बाइंग का मूव दिया और जो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस करा था डॉट, मार्केट उसी पर रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यूअस पूरे दिन सेलिंग में बना रहा और नेक्स्ट लेवल जो हमारा पहले से मार्क पड़ा हुआ था, यहीं तक आके मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है।
काफी बड़ी हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इतनी बड़ी सेलिंग के बाद ये सेलर्स वगैरह काफी अच्छे प्रॉफिट में है, तो हम ये प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट इस तरह से भगता चला जाएगा। सबसे बेस्ट चार्ट जो कल के लिए बन सकता है दोनों ही इंडेक्सेस में, ध्यान से सुनना, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों इंडेक्सेस में, कि मार्केट यहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुले या हल्का फुल्का गैप डाउन खुले, उसमें मॉर्निंग में थोड़ा बहुत पहले सेलिंग में जाए, फिर सेकंड हाफ वगैरह में ऊपर आके क्लोज करे, या जैसे फ्लैट वगैरह खुले थोड़ा बहुत सेलिंग में जाए, सबको लगेगा कि मार्केट गिरता ही जा रहा है गिरता ही जा रहा है, तो यहाँ पे रिटेलर्स वगैरह घुसने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मार्केट अगर रिवर्सल वगैरह देता है तो वो सबसे बेस्ट क्लोजिंग हो जाएगी। बाकी जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है, उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे बीच में पहले जिगजैग करता हुआ रह जाएगा मार्केट, तो कल के दिन हमें कोई ज्यादा खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो मैं उसमें वहाँ पे निफ्टी 50 में तो एटलीस्ट वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी में कैसे हम प्लान कर सकते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो अच्छे से ट्रेल करते हुए मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। उसमें बस ये ध्यान रखना है, जैसे फर्स्ट टिक के साथ यहाँ पे ये इतना बड़ा मोमेंटम हो गया, ऐसे ही यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे नीचे हो जाता है, तब फिर मैं वहां पे एंटर करने की कोशिश नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं अगर मार्केट जा रहा है तो मैं उसको जाने दूंगा। रिवर्सल वगैरह कुछ आता है तो उसमें छोटा मोटा रिट्रेसमेंट बेस्ड बाइंग में प्लान करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब ऑलरेडी काफी अच्छी सेलिंग हो चुकी है, आज के दिन भी काफी अच्छी वन वे सेलिंग हो चुकी है, यहाँ से फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट ऊपर नीचे खुल के गिर गया, तो मैं फिर वहां पे चलती ट्रेन में भगती ट्रेन में घुसने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट भी उससे खराब होता है और वहां पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, लॉस बड़ा बन जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह ज्यादा मिलेगा नहीं, ज्यादा स्कोप रहेगा नहीं नीचे जाने के लिए। तो मैं उसमें कुछ रिवर्सल वगैरह के लिए प्लान करने की कोशिश करूंगा। डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन वगैरह खुलता है, उसमें मेरा सेम प्लान रहेगा कि मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में जा रहा है, वापस ऊपर आ रहा है, इस चीज के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और जैसे फर्स्ट टिक के साथ ही ऊपर आ रहा है तो फिर हमें ये चीज तो बिल्कुल भी प्लान नहीं करनी, उसमें फिर कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली मॉर्निंग से ही बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। 227 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, 481 के आसपास लेवल सारे एज इट इज वही हैं, यहाँ पे 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। तो अग्रेसिव बाइंग वगैरह तो जब भी हम कर पाएंगे जब लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइसिंग दिखता है, या एटलीस्ट वापस से मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को, ये ट्रेंड लाइन वगैरह को रिक्लेम करना चालू करता है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, नीचे मार्केट बना हुआ है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं, जहां पे भी सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी के चार्ट को देखते हुए किस तरह से मेरी कंडीशंस बन रही है, प्लान बन रहा है, वो मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो सेंसेक्स का चार्ट सेम निफ्टी 50 जैसा ही रहता है। आपके डाउट्स वगैरह पिक करने थे तो वीडियो काफी लंबा हो चुका था, तो सेंसेक्स का एनालिसिस हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। सेम निफ्टी 50 जैसा ही एनालिसिस है उसमें। आज के दिन काफी अच्छा मूव हो चुका है, तो कल मैं एक्सपायरी पे उसमें वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट करता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए ज्यादा कोई डिस्कस करने का भी वहां पे पार्ट नहीं है और मैं उसमें ज्यादा प्लान करने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कल यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।